नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक से जुड़ी बता रहे हैं। आज हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की शाम को गुरुग्राम में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होंगे। इसके अलावा इस बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री रविंदर राजू भी शिरकत करेंगे। इस बैठक में आगामी संगठनात्मक विषयों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज शाम ये बैठक होनी है। माना जा रहा है तकरीबन 4:30 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री रविंदर राजू भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक में आगामी संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तार से बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में इस बैठक में शामिल होंगे। हनु सैनी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हनु, टाइमिंग के बारे में कुछ पता चल पाया? 4:30 बजे का वक्त ही निर्धारित होगा। जी देखिए, अभी वक्त का कोई निर्धारित नहीं किया गया ऑफिशियल तरीके से। तो अगर देखी जाए या अगर यहाँ पे आधिकारिक तौर पे देखी जाए तो अभी तक किसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है। पर ये कहीं ना कहीं एक अंदर खाने बैठ करके अधिकारियों की साथ मंत्रियों मंडल की मीटिंग हो सकती है। शायद इसमें मीडिया को इन्वाइट नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें रहेंगी कि जो मीडिया को बताना अभी सच्चे में नहीं रहेगा, क्योंकि कई चीजों पे अभी बातचीत होनी है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हिंदी खबर के न्यूज चैनल के माध्यम से सीएम साहब से और कई सारे मुद्दों पे और मंत्री साहब से बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक के तौर पे जो बड़ी हेर बदल होती है या कहते नाम है पैसों को खाने की बात होती है या अधिकारियों की नई ठीक से काम करने की बात होती है, तो उसको लेकर के भी कई सारी चर्चाएं हुई थी, जिसको लेकर शायद इस बार जो ये ऑफिशियली इन्विटेशन मीडिया को नहीं दिया गया है। सिर्फ अधिकारियों को शायद कहीं ना कहीं बिठा करके मंत्री दल की तरफ से समझाया जाएगा कि किस तरह से काम किया जा सकता है और किन किन अभी चीजों पे काम होना है। तो अभी जो अभी सारे के सारे सीएम साहब अभी यहाँ जो है पीडब्ल्यूडी हाउस में पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि और ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंच चुके हैं। बाकी जो मंत्री संगठन है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, राजू भी पहुंच चुके हैं। कई ऐसे आला अधिकारी भी जो है, डीसी है, यश गर्ग है, एमसीजी कमिश्नर है, ये सारे के सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं। अभी जो मीटिंग हुआ है स्टार्ट हो चुकी है। बट जो एक ऑफिशियली तरीके से अगर बात की जाए तो आधिकारिक तौर पे या एक मंत्री की तरफ से या पीए की तरफ से हमें मीडिया को इनविटेशन नहीं आया है कि इस मीटिंग में आप इनवाइटेड हैं या किस मुद्दों पे बात। बिल्कुल, लेकिन जो जानकारी हनु आपने दी है कि संगठनात्मक स्तर पर चर्चा होगी और साथ ही कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति अख्तियार की जाएगी। संगठन स्तर पर किस तरह की इस बैठक को माना जाए कि किसी तरह के कोई परिवर्तन को लेकर ये बैठक मानी जाए, या फिर संगठन को और मजबूती देने को लेकर जो कदम अब तक उठाए गए हैं, या फिर आगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इनको लेकर बातचीत होगी? जी बिल्कुल, देखिए आपकी बिल्कुल बात सही है। कहीं ना कहीं जैसे एलनाबाद के जब इलेक्शन जो आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दी थी, तो वहां पर वही अधिकारी ही नीचे लेवल पे काम करता है, जिसकी वजह से जो मंत्री महोदय हैं उन तक ये बात पहुंचती है। पर वहां जिस तरह के जो हालात देखे गए, वैसे ही हालात कहीं गुड़गांव या गुड़गांव के साथ लगते एनसीआर और बाकी क्षेत्रों में ना देखे पाए। तो इसी को लेकर के अधिकारियों से आज इसी को लेकर बैठक पे बातचीत होगी कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के काम को लेकर मंत्रियों पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। लास्ट टाइम भी मंत्री कुछ आए हुए थे, जिनसे पत्रकारों ने बड़े अच्छे लहजे में और सभी से यही बात कही कि सर कहीं ना कहीं अधिकारी के तौर पर यहाँ पर गुड़गांव में काम नहीं हो रहा है और बड़ी ही धांधलेबाजियां हर डिपार्टमेंट में की जा रही है। तो उसी को लेकर के इस बार शायद अधिकारियों से एक चीज की बात हो सकती है। मंत्री शायद सीएम इसी बात को लेकर आज बात भी कर सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, आप लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर इतनी कंप्लेंट्स मीडिया के पास पहुंच रही है तो आम लोगों के पास कितनी पहुंच सकती है? तो अगर ऐसे में बात उठी तो कहीं ना कहीं मंत्री की कुर्सी पे को लेके बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में अगर खटास पैदा हो जाएगी तो वो वोट नहीं देंगे। तो आज अधिकारियों पे जो आगे और कार्रवाई होनी है, जो कार्य होने हैं, उन पर आज शायद इनकी बात रखी जा सकती है। चलिए, बिल्कुल आप नजर बना रखिए, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सूर्य उपासना और लोक आस्था के पावन पर्व छठ की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि छठी मैया आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, यश और शांति लेकर आएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। आपको बताते हैं कि छठ पर्व बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ पर्व मनाए जाने को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। उधर हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिन के दौरे पर कई उद्घाटन किए।
उन्होंने 225 करोड़ की लागत से करनाल कैथल रोड, करनाल इंद्री लाडवा रोड के 4 लेन का उद्घाटन किया है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी, सफर आसान होगा, वही समय की भी काफी बचत होगी। करनाल में कैथल रोड और इंद्री रोड का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। ये प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इससे सफर करने वाले लोगों को काफी राहत महसूस होगी। करनाल में मधुबन से झंझारी गांव तक पूरी बाईपास बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को लेकर भरोसा जाहिर किया गया कि बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट तय समय के अनुसार पूरा करने में कामयाबी हमें मिलेगी, जिसके बाद लोगों को काफी सहूलियत मिल पाएगी। दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट जो है उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हज़ारों करोड़ रुपए के 2 बार वहाँ से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो ज़रूर हुई थी लेकिन थमी नहीं थी। अब चूँकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला ये डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से। उधर हरियाणा के स्कूलों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए एक बार फिर से खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार स्कूलों को सभी वर्गों के लिए 100% क्षमता पर कार्य करने की अनुमति दी जा चुकी है। स्कूलों को 1 दिसंबर 2021 से फिर से खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के स्कूलों को सभी कक्षाओं को फिर से खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, क्योंकि राज्य में कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही टीकाकरण दरों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि भले ही स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई हो, लेकिन अंतिम फैसला स्कूलों पर ही छोड़ा गया है कि वो कितनी संख्या में स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं। और अगली बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की महामंत्रियों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में तीनों महामंत्री और संगठन मंत्री भी मौजूद हैं। महामंत्रियों के साथ संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ फरीदाबाद में छठ पूजा कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी बैठक जिसमें संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जा रही है। ओम प्रकाश धनखड़ फरीदाबाद में छठ पूजा कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। ये गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कैंट सिविल अस्पताल में निर्माणाधीन 100 बेड के अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। यहां पर कम लेबर और निर्माण में देरी को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज का पारा चढ़ता दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर निर्माण एजेंसी के स्टाफ को फटकार लगाई। गृह मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद पीएमओ राकेश सिंघल को आदेश दिया कि वो प्रतिदिन कार्य की प्रगति रिपोर्ट चेक करेंगे। साथ ही प्रतिदिन कितनी लेबर यहां पर लगाई गई इस पर भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। स्पष्ट निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है कि काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैंट सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर काम की प्रगति को लेकर गृह मंत्री की तरफ से अपनी नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को जमकर फटकार भी लगाई गई है। उधर कुरुक्षेत्र में पूर्वांचल समाज की ओर से छठ पूजा मनाए जाने को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है और ये बड़ा विशेष दिन होता है। छठ पूजा का मुख्य दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 10 नवंबर यानी कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं। यहाँ पर आज शाम पूर्वांचल समाज के लोग, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर विभिन्न कलाकार उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर छठी मैया की सांस्कृतिक संध्या के साथ साथ पूर्वांचल समाज की संस्कृति को पेश करेंगे। ये कार्यक्रम स्थल पर की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं। छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। और अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर आज गुरुग्राम में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूर्व सीएम
भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गुरुग्राम के बसई में छठ पूजा में शामिल होंगे। आज शाम 4:30 बजे छठ पूजा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल देश भर में छठ पूजा धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। गुरुग्राम में बसई में छठ पूजा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। शाम 4:30 बजे छठ पूजा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आज गुरुग्राम में ही रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां पर छठ पूजन में भी वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। गुरुग्राम के बसई में छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस वक्त वो गुरुग्राम में ही मौजूद हैं। उधर फरीदाबाद शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर नगर निगम की तरफ से 107 टीमों का गठन किया गया। ये टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़े कचरे को जलाने वाले और दूसरे माध्यमों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका चालान करेंगी। इन टीमों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। इन टीमों का काम होगा कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था देखना और अगर कोई कूड़ा जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का चालान करना। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइटों से निकलने वाले मलबे का भी निस्तारण सही तरीके से हो, इसको लेकर भी ये टीम पूरा फोकस रखेगी। यानी फरीदाबाद में प्रदूषण कम करने को लेकर बचाव के लिए दो तरह के उपाय हम करते हैं, जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे यहाँ पर जिस तरह स्वीपिंग होती है उसको कम करते हैं, मैनुअल स्वीपिंग को, इससे धूल कम होती है। और जो रोड्स हैं उनको मैकेनाइज मशीन्स के माध्यम से हम मैकेनाइज वे में करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि लोग काफ़ी बड़े लेवल पे वेस्ट को जलाते हैं। तो उन लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं और 2 दिन बाद अगर ये काम जारी रहता है तो उन लोगों के हम चालान करना भी शुरू करेंगे। और अगली बड़ी खबर इस वक्त फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर नीलम बाटा रोड पर 2 युवकों को गोली मारी गई। युवकों को गोली मारकर 2 युवक मौके से फरार हो गए। इन दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इन युवकों को गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी। बताया जा रहा है कि 2 हमलावर थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल दोनों घायल युवकों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इन दोनों युवकों को निशाना बनाया गया, इन्हें गोली मारी गई है। इन दोनों घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस इससे पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इन युवकों पर यह जानलेवा हमला किया गया। फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इससे पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश जिन्होंने इन युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद फरार हो गए। फिलहाल इन दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।